हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सम अदर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ आरबीआई। हमने लास्ट वीडियो में कुछ रेट्स पढ़े थे जो आरबीआई लागू करती है, जैसे रेपो, रिवर्स रेपो एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ रेट। तो आज हम उन्हीं की कंटिन्यूशन में कुछ ऐसे रेट्स देखेंगे जो आरबीआई लागू करती है या बनाती है, किसके लिए? मार्केट इकोनॉमिक कंडीशन को एक स्टेबलाइज करने के लिए। तो ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो रहेगी उन कंसेप्ट्स के ऊपर। सम अदर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, रिवर्स रेपो रेट एंड एमएसएफ से आगे कुछ अलग हम कंसेप्ट्स हम आज करेंगे। ओके, हमारा फर्स्ट है Cash Reserve Ratio (CRR). This is a crucial tool used by the RBI to regulate the liquidity in the banking system. ये CRR क्या है? RBI ही यूज़ करता है, सेंट्रल बैंक ही यूज़ करता है। किस लिए करता है? लिक्विडिटी इन बैंकिंग सिस्टम रेगुलेट करने के लिए। मतलब कि एक बैंकिंग सिस्टम के अंदर लिक्विडिटी कैसी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, कब, कहाँ, कैसे होनी चाहिए, उस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए, लिक्विडिटी को रेगुलेट करने के लिए CRR को यूज़ करता है। इट रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ कमर्शियल बैंक्स टोटल डिपॉजिट। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? टोटल डिपॉजिट। एक बैंक के अंदर जो भी टोटल डिपॉजिट है उसके किसी परसेंट को डिनोट करता है। डेट इज रिक्वायर्ड टू कीप विद द सेंट्रल बैंक विच इज़ द आरबीआई। जो कि क्या रिक्वायर्ड होता है कि इसमें क्या होता है, CRR एक परसेंटेज होती है जिसमें एक कमर्शियल बैंक के टोटल डिपॉजिट का उस परसेंटेज को सेंट्रल बैंक आरबीआई के पास डिपॉजिट रखना होता है। By adjusting CRR, RBI can control the amount of funds available to bank for lending and investment. आरबीआई क्या करता है? CRR को एडजस्ट करता है। तो इससे क्या होता है कि बैंक्स के पास अलग अलग CRR रेट के ऊपर अलग अलग कंडीशंस आती है कि हाँ, उनके कमर्शियल बैंक के पास लैंड करने के लिए, मतलब कि उधार देने, लोन वगैरह देने के लिए, कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे कम ज़्यादा कब कैसे लिक्विडिटी हो, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? CRR के ऊपर। इफ़ द CRR इंक्रीज्ड, अगर आरबीआई क्या करती है, CRR रेट को इंक्रीज कर देती है, बैंक हैव टू डिपॉजिट मोर फंड विद आरबीआई। अब CRR इंक्रीज हो गया तो आरबीआई के पास डिपॉजिट करने के लिए भी ज़्यादा चाहिएगा, रेड्यूसिंग देयर कैपेसिटी टू लैंड। जिससे कि क्या होता है, कमर्शियल बैंक की लोन देने की, लैंड करने की कैपेसिटी को कम कर दिया जाता है। और एंड वाइस वर्सा का मीनिंग क्या है कि जैसे CRR को इंक्रीज किया तो कैपेसिटी टू लैंड कम हो गई, CRR को डिक्रीज किया तो कैपेसिटी टू लैंड इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इट सर्व एज ए मेथड टू मैनेज इन्फ्लेशन। ये क्या करता है? एक मेथड का काम करता है, किसके लिए? इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए, इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए एंड इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। जो हमारे कंट्री के अंदर फाइनेंशियल सिस्टम है उसके अंदर स्टेबलाइजेशन लाने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए हेल्प करता है, एक मेथड का काम करता है। तो ये थी CRR, एक ऐसी परसेंटेज जो टोटल डिपॉजिट का ऐसा परसेंटेज जो कमर्शियल बैंक को एक आरबीआई के पास डिपॉजिट रखना होता है। चलिए हम इस पिक्चर के थ्रू समझते हैं। जैसे देखिए, कैश रिजर्व रेशियो CRR मैकेनिज्म। व्हेन CRR रेट इज़ 4%, मान लीजिए CRR जो रेट है वो 4% है, तो कस्टमर ने क्या किया? कस्टमर ने किया कि डिपॉजिट 100 करोड़ रुपीस इनटू द बैंक। कस्टमर्स ने, मतलब कि पब्लिक ने क्या किया, एक बैंक के अंदर 100 करोड़ रुपीस को डिपॉजिट किया। तो अब बैंक की टोटल डिपॉजिट क्या होगी? 100 करोड़ रुपीस। अब CRR रेट थी 4%, तो अब बैंक को क्या रिक्वायर्ड रहेगा कि टोटल डिपॉजिट यानी कि 100% का 4% यानी कि 4 करोड़ रुपीस आरबीआई के पास डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। अब क्या हुआ कि 100%, 100 करोड़ रुपीस में से 4 करोड़ रुपीस तो आपने आरबीआई के पास दे दिया, तो बैंक्स के पास कितना बचा?
96 करोड़ बैलेंस फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग लोन्स। लोन देने के लिए कितना बैलेंस बच गया, लैंड करने के लिए 96%। अब क्या हुआ, देखो पहले की कैपेसिटी थी 100 करोड़ की, अब सीआरआर लगाने के बाद 4 करोड़ तो वहाँ गई, तो कैपेसिटी लैंड करने की कैपेसिटी कैसे हो गई, 96 करोड़, मतलब कि कम हो गई। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट है स्टैट्यूटरी liquidity ratios. Similar to CRR, the SLR is another tool employed by the RBI to regulate the liquidity of commercial banks. SLR भी क्या है, CRR की तरह ही होता है, जो एक बैंक की लिक्विडिटी को रेगुलेट करने के लिए हेल्प करता है, एक टूल का काम करता है। It mandates that a certain percentage of bank's net demand and time liability NDTL, मतलब कि इस उसमें क्या था कि टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास देना है। अब इसमें क्या है, नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी का कुछ परसेंटेज शुड बी मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गोल्ड, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। तो इसमें क्या है कि नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी का कुछ परसेंट लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। लिक्विड फॉर्म यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड और अप्रूव्ड सिक्योरिटी के रूप में बैंक के पास रहना चाहिए। The SLR acts like a safety net to bank to ensure their solvency। अब SLR क्या काम करता है, सेफ्टी नेट का काम करता है एक बैंक के लिए, to ensure their solvency की solvent रखता है, provide stability to financial system। तो हमारे जो कंट्री का इकोनॉमी का जो फाइनेंशियल सिस्टम होगा, उस बैंक का जो फाइनेंशियल सिस्टम होगा, उसके अंदर भी स्टेबिलिटी लाएगा। एडजस्टमेंट इन द SLR इम्पैक्ट द लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ बैंक। SLR को एडजस्ट करने से क्या होता है कि लैंडिंग कैपेसिटी फिर से इम्पैक्ट कर देगी। जैसे कुछ 100 करोड़ रुपीस है, अब SLR फिक्स कर दिया कि 5 करोड़ रुपीस है, कि 5 करोड़ रुपीस उसको डिपॉजिट रखना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या करेगा कि अब 5 करोड़ रुपीस, अब उसके पास कैपेसिटी कितनी होगी, 95 करोड़। अब अगर उस SLR को हम कर देते हैं कि 10 करोड़ रुपीस उसको सब डिपॉजिट रखना पड़ेगा, लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ेगा, तो बाकी क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट के लिए 90 करोड़ रुपीस अब उनके पास रहेंगे। तो एडजस्टमेंट इन SLR इम्पैक्ट द लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ बैंक्स, मतलब कि लैंडिंग कैपेसिटी कम ज़्यादा होगी, एंड इन्फ्लुएंस द ओवरऑल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, और मनी सप्लाई को भी ये अफेक्ट कर देता है इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि बैंक के पास कम पैसे होंगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, बैंक के पास ज़्यादा पैसे होंगे तो ज़्यादा सप्लाई हो जाएगी। इसको भी हम एक पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक बैंक है ABC। कौन सा बैंक है, ABC। उसके पास टोटल NDTL मतलब कि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी कितनी है, $200 मिलियन, $200 मिलियन। और हमने देखा कि SLR फिक्स है कि 10%, तो $200 मिलियन का 10% कितना हुआ, $20 मिलियन उसको लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ेगा। तो अब बाकी कितना बचा, 180 अब उसके पास मतलब कि लैंडिंग कैपेसिटी हो गई उसकी 180। ठीक है, तो ये था SLR, मतलब कि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का कुछ परसेंटेज, यानी कि 10%, यानी SLR उस टाइम जो चल रहा है उसका उतना परसेंट लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ेगा, किसको, बैंक्स को अपने पास, जिससे कि उनकी लैंडिंग कैपेसिटी कम या ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है, एडजस्ट होती है, अफेक्ट होती है। ठीक है, इसको हम कहेंगे स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। नेक्स्ट है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस मतलब कि मार्केट के अंदर कुछ खरीद फरोख्त, मतलब कि बाइंग सेलिंग होती है, उसको ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। OMO इज़ द मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक इंक्लूडिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भी एक टूल का काम है, टूल की तरह काम करता है और RBI की तरफ से यूज़ किया जाता है। इट इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग, मैंने कहा था बाइंग और सेलिंग होती है, तो बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट टू कंट्रोल मनी सप्लाई। एक ओपन मार्केट के अंदर से गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदना या बेचना इसके अंदर इंक्लूड होता है, किस लिए, कंट्रोल द मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। एंड इंटरेस्ट रेट भी इससे अफेक्ट हो जाएगी, यानी जितना मनी सप्लाई, अगर देखो डिमांड सप्लाई ज़्यादा होगी
तो डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा होगी तो उसका इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाता है। तो ये क्या है, मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को ये अफेक्ट करती है, कौन सी, OMO, जो बैंकिंग ऑपरेशंस होंगे वो। व्हेन द सेंट्रल बैंक वांट्स टू इंक्रीज द मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है कि बैंक्स के पास पैसा लेंड करने के लिए, सप्लाई देने के लिए ज़्यादा है। एंड लोअर इंटरेस्ट रेट को कम करना चाहता है। आरबीआई क्या करना चाहता है कि मार्केट इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई ज़्यादा हो, इंटरेस्ट रेट कम हो। इट बाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द बैंक्स। वो क्या करते हैं, आरबीआई क्या करती है, बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद लेती है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लेती है। मतलब कि जो बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी वो खरीद ली। आरबीआई ने क्या कर दिया, कैश दिया बैंक्स को। अब बैंक्स के पास क्या, सप्लाई करने के लिए मनी, लिक्विडिटी ज़्यादा हो गई, मनी ज़्यादा हो गया। तो इससे क्या हुआ, मार्केट इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई ज़्यादा हो गया और इंटरेस्ट रेट कम हो गया। कन्वर्सली व्हेन इट एम्स टू रेड्यूस मनी सप्लाई, अगर मनी सप्लाई को कम करना हो, रेज इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा करना हो, इट सेल्स दिस सिक्योरिटी, तो ये क्या करते हैं, इस सिक्योरिटी जो खरीदी हुई थी उनको सेल कर देता है। सेल करने से क्या है कि बैंक को क्या देगा, सिक्योरिटीज देगा, और उसके बदले में क्या ले लेगा, कैश ले लेगा, लिक्विडिटी उनकी अब्जॉर्व कर लेगा। OMO plays a crucial role in implementing monetary policy by influencing। OMO क्या करता है, एक मेन रोल निभाता है मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिससे कि लिक्विडिटी कंडीशन इन अ फाइनेंशियल सिस्टम, एक फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर लिक्विडिटी कंडीशन को अफेक्ट किया जा सकता है OMO के थ्रू। इसको भी एक पिक्चर के थ्रू समझते हैं। एक बैंक है ये, और एक मार्केट है, और ये दूसरा बैंक है। अब इसने क्या किया, एक बैंक ने इस मार्केट से सिक्योरिटीज को परचेज किया, मतलब कि मार्केट की तरफ से सिक्योरिटी गई बैंक में, तो बैंक उसके बदले में क्या देगा, कैश दे देगा। तो मार्केट के अंदर क्या आ गया, कैश ज़्यादा हो गया। अब इस साइड में देखें तो ये जो मार्केट है, मार्केट क्या करती है, आरबीआई मान लीजिए, आरबीआई क्या करेगी, सिक्योरिटीज बैंक से खरीद लेगी और उसके बदले में बैंक्स को क्या दे देगी, कैश दे देगी। अब लैंड करने के लिए इस बैंक के पास कैश ज़्यादा हो गया, तो इससे क्या है कि लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ ए बैंक फ्लक्चुएट कर दिया। जब सिक्योरिटीज उसको बेच दी तो लिक्विडिटी कम हो गई, और सिक्योरिटी अगर खरीद ली तो लिक्विडिटी ज़्यादा हो गई, मतलब कि लैंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो ये होता है मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑप्शन है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, MSS। द मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम इज ए टूल यूज्ड बाय द रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया टू absorb excess liquidity from the financial system। जब आरबीआई को लगता है कि फाइनेंशियल सिस्टम में से लिक्विडिटी को कम करना है, जो एक्सेस मात्रा में लिक्विडिटी थी उसको कम करना है, जब वो टूल को यूज़ करता है, जिस टूल को यूज़ करता है उसको हम क्या कहते हैं, MSS, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। इट इन्वॉल्व्स द इशुएंस ऑफ शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इसके अंदर क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी को इशू किया जाता है, मतलब कि बेचा जाता है। टिपिकली ट्रेजरी बिल, मोप अप सरप्लस फंड्स, ट्रेजरी बिल को बेचा जाता है जिससे कि सरप्लस फंड जो मार्केट के अंदर एक्सेस में लिक्विडिटी होगी उसको मोप अप कर लिया जाता है, अंदर सोख लिया जाता है। The fund raised through MSS are kept in separate account। MSS एक्टिविटी के थ्रू जो भी फंड लिया जाता है उसको अलग से रखा जाता है, एक अलग अकाउंट में रखा जाता है। एंड द आरबीआई यूज द मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लिक्विडिटी फ्रॉम इम्पैक्टिंग फ्लक्चुएशन एंड अदर माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर। ये आरबीआई यूज़ कब करता है, प्रिवेंट एक्सेसिव लिक्विडिटी को प्रिवेंट करने के लिए, लिक्विडिटी से बचाव करने के लिए। और लिक्विडिटी कब आती है, इन्फ्लेशन और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से। MSS is deployed when there is a need to sterilize the excess liquidity generated।
अब ये कब यूज़ की जाती है, हमने पहले भी पढ़ चुके कि स्टरलाइज करने के लिए एक्सेसिव लिक्विडिटी, मतलब कि जब भी ऐसा कुछ आए कि एक्सेस लिक्विडिटी को कम करने के लिए कौन सी चीज़ यूज़ किया जाता है, कौन सा टूल यूज़ किया जाता है, तो MSS, मार्केट स्टेबलाइजेशन, स्पेशली ड्यूरिंग पीरियड ऑफ कैपिटल इनफ्लोज, जब मार्केट के अंदर कैपिटल बाहर की तरफ से कैपिटल बहुत ज़्यादा इनफ्लो कर रही है। फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशन, जो फॉरेन करेंसी में इंटरवेंशन की जब होती है, तो उस कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं, MSS, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। तो आज की वीडियो हमने क्या क्या पढ़ा, MSS, कुछ ऐसी स्कीम्स पढ़ी जो आरबीआई ऐसी कंडीशंस में यूज़ करता है जब उनको मार्केट के अंदर से लिक्विडिटी कम करनी हो या ज़्यादा करनी हो, कैसे भी करनी हो, तो अलग अलग टूल्स अलग अलग तरीके से यूज़ किए जा सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होता है यहीं ख़त्म। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप चैनल का, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लिए, जिसमें आगे आने वाली वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, तो थैंक यू।